सत्ता के गलियों में एक वादा गूंज रहा है। एक ऐसा वादा जो हमारे देश का इतिहास हमेशा के लिए बदल सकता है। पर सोचने वाली बात यह है कि हर बड़े वादे की एक कीमत होती है। तो ये कहानी है एक वादे की जो देश की आधी आबादी से किया गया। संसद की दीवारों के अंदर एक संकल्प लिया गया। आइए आज इस वादे की परतों को एक एक करके हटाते हैं और देखते हैं कि इसके पीछे कौन सी सच्चाई छिपी हुई है। देखिए, इस पूरी कहानी का जो दिल है ना, वो एक शब्द में छिपा है: प्रतिनिधित्व। नारी शक्ति वंदन अधिनियम एक ऐसा कानून जो देश की सबसे बड़ी पंचायत में, हमारी संसद में, महिलाओं की आवाज को एक नई बुलंदी देने का इरादा रखता है। और इसी एक खूबसूरत विचार से जन्म लेता है एक सपना, बराबरी का, समानता का। एक ऐसा सपना जो शायद हर भारतीय अपनी आंखों में रखता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या सारे सपने सच होते हैं? तो ये है वो जादुई आंकड़ा जिस पर सब कुछ टिका है। 1/3, मतलब लोकसभा और देश की सभी विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 हिस्सेदारी। ये एक ऐसा प्रस्ताव था जिसका खुले तौर पर विरोध करने की हिम्मत शायद ही किसी में थी। लेकिन सत्ता का खेल कभी भी इतना सीधा नहीं होता। और तभी एक सवाल ने पूरी बाजी को उलझा दिया कि आखिर ये नई सीटें आएंगी कहां से। अब रास्ते दो थे: या तो जो सांसद अभी हैं उनकी सीटों में से ही कटौती की जाए, या फिर संसद को ही और बड़ा और विशाल बना दिया जाए, उसमें कई सारी नई सीटें जोड़ दी जाएं। और फैसला हुआ एक नए विशाल संसद का। एक ऐसा फैसला जो हिंदुस्तान के राजनीतिक नक्शे को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। और देखिए, जब सीटें बढ़ेंगी तो फिर परिसीमन तो करना ही होगा। मतलब राजनीतिक शक्ति की जो सीमाएं हैं उन्हें फिर से खींचना पड़ेगा। पर यह सिर्फ नक्शे पर लकीरें खींचना नहीं है, ये तो असल में राजनीतिक भविष्य का बंटवारा है। तो अब असली जंग इस बात पर छिड़ गई है कि यह नया नक्शा बनेगा किस आधार पर। क्या उस जनगणना पर जो दशकों पुरानी है और जिस पर आज तक सब कुछ चलता आया है, या फिर उस जनगणना पर जो हाल के कुछ सालों की है और एक नई गिनती तो अभी तक हुई नहीं है, वो अटकी पड़ी है। और बस यहीं समय के रेत में एक बहुत बड़ी लड़ाई की नींव रख दी गई। दक्षिण के राज्यों के दिल में एक गहरा डर बैठ गया है। उन्होंने दशकों तक मेहनत की, अपनी आबादी को काबू में रखा, जबकि उत्तर के राज्यों में आबादी लगातार बढ़ती गई। अब उन्हें डर इस बात का है कि उनकी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा और संसद में उनकी आवाज हमेशा के लिए दबा दी जाएगी। उन्हें अपनी ही सफलता की सजा मिलने का खौफ सता रहा है। M.K. स्टालिन जैसे बड़े नेताओं के शब्द इसी डर को आवाज दे रहे हैं। वो कहते हैं, हमें हमारी सफलता के लिए सजा दी जा रही है। और ये आवाज सिर्फ विधानसभाओं तक ही सीमित नहीं है, ये अब देश की सड़कों पर भी गूंज रही है, जो इस टकराव की गहराई को साफ साफ दिखाती है। सरकार जुबानी यकीन दिला रही है, कह रही है कि घबराइए मत, शक्ति का संतुलन बिगड़ने नहीं दिया जाएगा। लेकिन दक्षिण के राज्य कहते हैं, नहीं, हमें बिल में लिखा हुआ एक कानूनी हक चाहिए। ये भरोसे की वही गहरी खाई है जिसने देश को पहले भी झकझोरा है, जब किसान अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर थे। लेकिन रुकिए, ये लड़ाई सिर्फ उत्तर और दक्षिण की नहीं है। इसके अंदर एक और लड़ाई छिपी हुई है जो शायद इससे भी कहीं ज्यादा गहरी है। सवाल यह है कि अगर सत्ता का नक्शा फिर से बनता है तो उसमें किसकी आवाज को ज्यादा तरजीह मिलेगी। विपक्ष की एक ही मांग है, आरक्षण से पहले जाति की जनगणना होनी चाहिए। उनका कहना है, पहले देश अपनी आत्मा को तो ठीक से पहचान ले, उसके बाद ही उसके भविष्य का कोई फैसला होना चाहिए। राहुल गांधी जैसे नेता मानते हैं कि अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, लेकिन सत्ता में उनकी हिस्सेदारी ना के बराबर है। वो चाहते हैं कि एक आईना सामने रखा जाए जिसमें ये देश अपनी असली तस्वीर देख सके। विपक्ष की नज़रों में ये कोई महिला सशक्तिकरण नहीं बल्कि एक धोखा है। अखिलेश यादव जैसे नेता तो इसे महिला सशक्तिकरण के पर्दे के पीछे पिछड़े समुदायों को किनारे करने की एक बहुत गहरी साजिश के तौर पर देख रहे हैं। तो विपक्ष का रास्ता क्या है? वो कहते हैं, पहले जनगणना हो, फिर जाति की गिनती हो, उसके बाद परिसीमन हो और तब कहीं जाकर आरक्षण लागू हो। हाँ, ये एक लंबा और शायद कठिन रास्ता है, लेकिन उन्हें यकीन है कि न्याय का रास्ता हमेशा सीधा और आसान नहीं होता। लेकिन सरकार की मंजिल कहीं ज्यादा करीब नजर आती है। वो हाल की जनगणना के आधार पर परिसीमन का काम जल्द से जल्द शुरू करना चाहती है, ताकि अगले चुनावों के बाद ही आरक्षण लागू किया जा सके। तो ये सिर्फ राजनीति की लड़ाई नहीं है, ये समय के खिलाफ एक दौड़ भी है। और इस पूरे खेल का रेफरी कौन होगा? परिसीमन आयोग। अब देखिए, कागज पर तो ये एक निष्पक्ष अंपायर है, लेकिन इतिहास गवाह है कि इस पर हमेशा से ही सत्ताधारी टीम का पक्ष लेने के आरोप लगते रहे हैं।
विपक्ष को डर है कि खेल शुरू होने से पहले ही मैदान को जीतने वाली टीम के हिसाब से तैयार किया जा रहा है। और ये सिर्फ एक डर नहीं है, इसका आधार अंकों में छिपा है। सोचिए, एक तरफ अगर आबादी को ही आधार बनाया गया तो उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों को एक बहुत बड़ी बढ़त मिल जाएगी, और दूसरी तरफ अगर पुराने अनुपात को बनाए रखा गया तो शक्ति का मौजूदा संतुलन काफी हद तक वैसा ही रहेगा। ये सिर्फ संख्याएं नहीं है, ये भारत के भविष्य की पटकथा है जो इन अंकों में लिखी जा रही है। तो घूम फिर कर सवाल वहीं आकर खड़ा हो जाता है, क्या ये महिलाओं के लिए एक नई सुबह की किरण है, या फिर सत्ता के उस शाश्वत खेल में एक और माहिर चाल? एक वादा तो किया गया है, लेकिन क्या ये वादा पूरा होगा या सत्ता की बिसात पर सिर्फ एक और मोहरा बनकर रह जाएगा? इसका जवाब तो अब इतिहास ही देगा। अगर आपको ये पड़ताल पसंद आई तो हमारे साथ जरूर जुड़ें, इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।